नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टार्ट स्मार्ट स्टडी पर। मैं हूं नरेंद्र लोधी और आप हैं मेरे साथ आज वर्ल्ड मैप क्लास नंबर 16 में, जिसके अंतर्गत आज हम नए महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक जो हमारी 15 क्लासेस हुई हैं उसमें हमने एशिया के बारे में कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है। इसमें हमने एशिया में आने वाले जितने भी देश हैं, एक एक देश के बारे में पढ़ा, उनकी स्थिति के बारे में देखा कि कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से पठार हैं, कौन कौन से मैदान हैं, कौन कौन से जलाशय हैं और कौन कौन सी जल संधियां हैं। इसी के साथ ही हमने एशिया महाद्वीप को कर दिया है खत्म। आज हम नए महाद्वीप के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अमेरिका। अमेरिका में भी कौन सा अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका। तो अब हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इसके नाम से ही कि इसका नाम अमेरिका किसे पड़ा। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा थोड़ा पीछे, प्राचीन काल में, इतिहास में चलना पड़ेगा जब इन महाद्वीपों की खोज भी नहीं हो पाई थी। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा इतिहास में। तो इतिहास में चलते हैं। इस समय जो जिन महाद्वीपों को, जिन देशों की खोज हो पाई थी, इस समय का जो मैप था वह ऐसा था। इस समय ये वाला जो एरिया आ जाता था, ये वाला जो क्षेत्र आ जाता, ये था यूरोप। इधर पर आ जाता था थोड़ा अफ्रीका, जो अफ्रीका का थोड़ा सा क्षेत्र जिसमें ये लीबिया वगैरह आ जाते थे। ये वाला हिस्सा आ जाता था एशिया का और इधर पर आ जाता था चीन। बस इतने ही क्षेत्र की खोज हो पाई थी, इतने ही क्षेत्रों में लोग रहा करते थे। इधर पर एक देश है ग्रीस, जिसे हम यूनान भी कहते हैं। यहाँ के लोगों की कल्पना थी, क्या कल्पना थी कि ये जो हमारी पृथ्वी है यह गोल नहीं है, यह चपटी है, ऐसा इन लोगों का मानना था। और इस समय जो मैप हुआ करता था वह कैसा था? वह ऐसा मैप था। और इस समय जो क्षेत्र आते थे, इधर पर आ जाता था ग्रीस और इधर पर आ जाता था इजिप्ट वाला क्षेत्र, इधर आता था इंडिया और ऊपर में आ जाता था चाइना। इतने ही क्षेत्रों में लोग रहा करते थे और इतने ही क्षेत्र की केवल खोज हो पाई थी। ये जो लोग थे यह आपस में बहुत बढ़िया तरीके से व्यापार करते थे, इनका व्यापार चलता रहता था। फिर यूनान में एक धर्म का उदय होता है, ईसाई धर्म का, और फिर इधर होता है इस्लाम धर्म का। अब कोई कहेगा कि पहले हिंदू धर्म एशिया में, यहाँ पर मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, इतिहास में एक घटना घटित हुई थी, उस घटना को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर ये जो दोनों धर्म थे, इन दोनों में आपसी वर्चस्व की लड़ाई हो जाती है। फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है और इसको यदि हम वर्ल्ड मैप में देखें कि ये क्षेत्र कहाँ कहाँ पर थे, तो यहाँ पर था यूरोप, यहाँ ईसाई धर्म था। इधर पर था लीबिया वाला क्षेत्र जहां पर इस्लाम धर्म था और यहां से चलता था व्यापार। इस समय एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। वो घटना क्या थी कि ये जो इस्लाम धर्म था, इस्लाम धर्म का कहना था कि जो हमारे धर्म को नहीं मानता, जो हमारे धर्म को फॉलो नहीं करता, उसका हमारे क्षेत्रों में घुसना मना है। यूरोप वालों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या हो गई थी क्योंकि इस्लाम वालों ने इस पूरे क्षेत्र को लॉकडाउन कर दिया था। यहाँ से जाने पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी थी कि आप इस रास्ते से जा ही नहीं सकते, क्योंकि सारा व्यापार जो था वह इसी रास्ते से होता था। तो सारा व्यापार हो गया बंद। इधर से ही कपास का व्यापार चलता था, इधर से ही मसालों का व्यापार चलता था। मसाले कहाँ से? भारत से मसाले जाया करते थे। सारा व्यापार हो गया बंद। अब यूनान वालों के लिए हो गया ये वाला रास्ता बंद। अब इन्हें कोई दूसरा मार्ग चाहिए था, कोई दूसरा रास्ता चाहिए था भारत तक पहुंचने के लिए, व्यापार करने के लिए। अच्छा, ऐसी भी क्या जरूरत थी यूनान वालों के लिए कि कोई दूसरा रास्ता खोजा जाए? यूनान वालों के लिए जरूरत ये थी कि ये जो यहाँ पर क्या है, यहाँ के लोग मांस बहुत खाते हैं, मीट बहुत खाते थे, तो इसमें मसालों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी, इसलिए इन्हें मसाले भी चाहिए थे। अब यूनान वालों को चाहिए था कोई दूसरा मार्ग। अब ये भूमि से तो जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर तो बिल्कुल रास्ता बंद कर दिया है, पूरा क्षेत्र को लॉकडाउन कर दिया है। अब इन्हें कोई दूसरा मार्ग चाहिए था। ये भूमि से तो जा नहीं सकते, अब इन्हें उतरना पड़ेगा समुद्र। लेकिन यूनान वालों की मान्यता क्या थी कि हमारी पृथ्वी कैसी है? चपटी है, गोल नहीं है, बीच में ही भूमि है और चारों ओर क्या है? समुद्र है। और ये जो किनारे हैं यह पृथ्वी का एंड है। यदि हम समुद्र में उतरे तो यहाँ से हम नीचे गिर जाएंगे और जान चली जाएगी, क्योंकि इस समय ना तो कोई ज्यादा मानचित्र था और ना ही विज्ञान का ज्यादा विकास हो पाया था। इस समय केवल इतना ही भूमि थी, इतने ही क्षेत्र था और इसके चारों ओर समुद्र था। ऐसा ही इन लोगों का मानना था। अब बात आती है कि इस दूसरे रास्ते को ढूंढेगा कौन, क्योंकि जान का बहुत खतरा था। अब जाएगा कौन ऐसी जगह पर? ऐसे समुद्र में उतरेगा कौन? ऐसी जगहों पर, ऐसे समुद्र में उतरते हैं समुद्री लुटेरे, जिनका ना कोई आगे होता है और ना ही कोई पीछे। यदि एक बार गए लौट आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई टेंशन नहीं। अब ये जो समुद्री लुटेरे थे यह पानी में उतरने के लिए तैयार थे, लेकिन दिक्कत क्या थी यहाँ पर? अब इन्हें जहाज देगा कौन? तो यहाँ पर इन्हें जहाज देंगे पुर्तगाल और स्पेन के राजा, क्योंकि इन्हीं दो देशों ने अपनी कमर कस ली थी
चाहे कुछ भी हो जाए दूसरा रास्ता तो हम ढूंढ कर रहेंगे भारत तक पहुंचने के लिए। यह काम काफी कठिन था, बहुत मुश्किल था यह काम कि पानी में उतरकर, समुद्र में उतरकर दूसरा रास्ते को ढूंढना, क्योंकि कई लाख लोग मर गए थे इस दूसरे रास्ते को ढूंढने में। लेकिन इस काम को सफलता मिली, खोज हुई रास्ते की। किसने की? समुद्री लुटेरों ने, जिसमें से एक व्यक्ति विशेष है, वो है क्रिस्टोफर कोलंबस। यह जो कोलंबस था यह आया यहाँ राजाओं के पास और बोला, महाराज मुझे जहाज दे दो, मैं रास्ता खोज कर लाऊंगा। महाराज खुश, क्योंकि इन्हें ऐसा ही कोई बंदा चाहिए था जो जान दे सके, क्योंकि इन लोगों का मानना क्या था कि यहाँ से समुद्र में उतरेंगे और यहाँ से हम गिर जाएंगे किनारे से, यह पृथ्वी का एंड है। फिर ये जो कोलंबस था ये यहाँ से जहाज लेकर यहाँ से निकलता है और पहुंच जाता है क्यूबा। यहाँ से निकलता है और यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच जाता है, इसका नाम है क्यूबा, और इसे डिक्लेयर कर देता है ये रहा इंडिया। और वापस जाता है और यहाँ आके बोलता है कि मैंने इंडिया की खोज कर ली, ये रहा इंडिया। और कुछ सालों तक यह मान भी लेते हैं कि यही है इंडिया। लेकिन उसके बाद फिर आते हैं वास्को डी गामा। फिर ये निकलते हैं भारत के रास्ते की खोज करने के लिए और यह इस रास्ते से पहुंच जाते हैं यहाँ पर। फिर ये डिक्लेयर कर देते हैं ये रहा इंडिया। अब दो इंडिया हो चुके थे, एक ये रहा इंडिया जो कि वास्को डी गामा ने खोजा था और एक रहा ये रहा इंडिया जिसको कोलंबस ने खोजा था। लेकिन जो कोलंबस ने खोजा था क्या वो सही था? नहीं था। अब दो इंडिया हो चुके थे, एक इधर पर इंडिया और एक इधर पर इंडिया। ये वाला जो इंडिया था वह पूरब में था, इसलिए इसे कहा ईस्ट इंडिया, और ये वाला इंडिया पश्चिम में था, इसे कहा वेस्ट इंडिया। यह वेस्ट इंडिया आगे चलकर बना वेस्ट इंडीज, इसीलिए यहाँ के क्षेत्रों को वेस्ट इंडीज कहा जाता है। तो कोलंबस ने कहाँ की खोज की थी? वेस्ट इंडिया के मार्ग की खोज की थी। और इधर पर भारत के मार्ग की खोज किसने की थी? समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। क्या वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी? नहीं, वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, उसने केवल भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। अब ये जो कोलंबस था वह आया तो था, लेकिन वह आया था इस क्यूबा द्वीप पर। लेकिन इस कोलंबस को ये यहाँ के आगे दो बड़े बड़े भूखंड थे, यह दो भूखंड नहीं दिखे इसे। फिर इटली के एक व्यक्ति आए, अमेरिको वेस्पुची। इन्होंने देखा कि ये जो कोलंबस है इन्होंने अपनी खोज पूरी नहीं की, इस क्यूबा द्वीप के आगे दो बड़े बड़े भूखंड हैं। तो अमेरिको वेस्पुची ने इन दो बड़े बड़े भूखंडों की खोज की थी। उसके बाद आए वर्ल्ड सी मूलर बना रहे थे एटलस। इन्होंने देखा ये जो बड़े बड़े दो भूखंड हैं इनकी खोज किसने की थी? अमेरिको वेस्पुची ने की थी। तो वर्ल्ड सी मूलर ने अमेरिको वेस्पुची के नाम पर इन दो बड़े भूखंडों का नाम रख दिया। ये जो अमेरिको वेस्पुची थे यह कहाँ के थे? इटली के थे। ये जो अमेरिको है यह इटली भाषा में लिखा गया है, जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तब इसका नाम बना अमेरिका। तो इन्होंने इन्हीं के नाम पर इन दो बड़े भूखंडों का नाम रख दिया अमेरिका। इसका भी नाम अमेरिका और इसका भी नाम अमेरिका। तो ये वाला अमेरिका उत्तर में था यानी नॉर्थ में था तो इसे कहा नॉर्थ अमेरिका, और ये वाला साउथ में था तो इसे कहा साउथ अमेरिका। तो आई होप आप लोगों को नामकरण के बारे में समझ में आया होगा। तो अब दुनिया में एक नया मैप उभर के सामने आया। अब नए मैप की खोज हो चुकी थी। जो हमारा पुराना मैप था उसमें था केवल एशिया, यूरोप और अफ्रीका वाला क्षेत्र आता था। उसके बाद खोज का दौर आया लगभग 15वीं शताब्दी में, तब अमेरिको वेस्पुची और कोलंबस द्वारा इस क्षेत्र की खोज की गई। तब नया मैप जो उभर के सामने आया उसमें ये चार बड़े बड़े भूखंड और जोड़ दिए गए। एक आया था उसमें नॉर्थ अमेरिका, नीचे में साउथ अमेरिका, उधर के बाद ऑस्ट्रेलिया की भी खोज हुई और नीचे अंटार्कटिका की भी खोज हुई थी। 7 बड़े महाद्वीपों की खोज हुई। तो आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वह है नॉर्थ अमेरिका। तो अब हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। इसमें ये वाला जो क्षेत्र आ जाता है ऊपर में, इसका नाम है ग्रीनलैंड, इस पर डेनमार्क का अधिकार है। उसके बाद इधर पर आ जाता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इधर पर आ जाता है कनाडा। इधर ये वाला जो क्षेत्र आ जाता है इसको कहा जाता है अलास्का। यह अलास्का अमेरिका का ही एक राज्य है। इसको अमेरिका ने रूस से खरीदा था। और नीचे में आ जाता है यहाँ पर मैक्सिको। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है इसमें इसकी मुख्य भूमि पर केवल 3 ही देश आते हैं, ये वाले कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। बाकी यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में 7 देश आते हैं और नीचे वाला जो साउथ अमेरिका है इसमें आ जाते हैं 13 देश। इन दोनों महाद्वीपों में, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका महाद्वीपों में, यहाँ से मैक्सिको से लेकर नीचे तक इसमें जितने भी देश आते हैं इन्हें कहते हैं हम लैटिन अमेरिका। इन्हें लैटिन अमेरिका क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पोर्चुगीज और स्पेनिश भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए इस क्षेत्र में आने वाले देशों को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। और यहाँ से ऊपर में जितने भी देश आ जाते हैं यूएसए, कनाडा,
इनको कहा जाता है एंग्लो अमेरिका, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश और इससे संबंधित भाषाएं बोली जाती हैं। तो अब हम शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका के बारे में हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें ये वाला जो ऊपर वाला क्षेत्र है इसे ग्रीनलैंड कहा जाता है, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ जमी रहती है। यह बर्फ से ढका रहता है क्योंकि यह उत्तरी ध्रुव के काफी करीब आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला क्षेत्र आ जाता है कनाडा, जिसकी राजधानी है ओटावा। उसके बाद में इधर पर आ जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे हम यूएसए भी कहते हैं। इसकी जो राजधानी है वह है वाशिंगटन डीसी। यहाँ पर हम यदि अमेरिका के बारे में देखें तो अमेरिका में 1860 में यहाँ पर गृह युद्ध चल रहा था। यहाँ के जो जितने भी स्टेट हैं वह आपस में ही लड़ रहे थे। फिर 1870 में यहाँ पर इन देशों ने मिलकर आपस में संधियां कर ली, एक हो गए। इसके बाद अमेरिका में औद्योगिक क्रांति आई। फिर 1990 में टेलीफोन का आविष्कार किया और 1908 में यहाँ की एक कंपनी फोर्ड कंपनी ने गाड़ी का निर्माण किया और साथ में ही इन्होंने रूस से ये वाला अलास्का वाला क्षेत्र भी खरीद लिया। और ऐसे करते करते लगभग 70 साल में अमेरिका का पूरा एकीकरण हो गया और यह विश्व पावर बनकर उभर कर सामने आया। और फिर अमेरिका बन गया विश्व पावर, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। ये जो अमेरिका है यह कई राज्यों से मिलकर बना है। इसमें टोटल 50 राज्य आ जाते हैं। यह जो 48 राज्य हैं यह अमेरिका के इसी क्षेत्र में है। 48 राज्य यहीं पर हैं और जो 49वां राज्य है वह है अलास्का और जो 50वां राज्य है वह है हवाई द्वीप। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं, यह किसके हैं? अमेरिका के हैं। तो अमेरिका में 50 राज्यों से मिलकर बना है, जिसमें से 48 जो इसके राज्य हैं यह अमेरिका की मुख्य भूमि पर ही है। और ये जो अलास्का वाला क्षेत्र है यह अमेरिका से दूर है, जो कि 49वां राज्य है। और 50वां राज्य आ जाता है हवाई द्वीप। तो अमेरिका यूएसए के 2 ऐसे कौन से राज्य हैं जो इसके राज्यों के साथ सीमा नहीं लगाते? वो है अलास्का और दूसरा है हवाई द्वीप। कनाडा और अमेरिका की सीमा एक अक्षांश पर है, 49 अक्षांश या 49 डिग्री लेटीट्यूड पर इनकी सीमा है। इसके बाद जो इसकी सीमा है, इसकी सीमा के आगे आ जाती हैं झील, जिन्हें हम ग्रेट लेक या महान झीलें भी कहते हैं। कनाडा और यूएसए की सीमा पर ही आ जाती हैं। तो जब भी कोई 2 देशों की सीमा पर कोई जलाशय आ जाता है तो नियम ये कहता है कि इन दोनों देशों की जो सीमा का निर्धारण है वह इन जलाशयों के बीच से होता है। तो यहाँ पर जो आने वाली झीलें हैं इनके नाम है, यहाँ पर ये वाली आ जाती है सुपीरियर झील। फिर इसके बाद यहाँ पर ये वाली आ जाती है मिशिगन झील। उसके ऊपर में यहाँ पर आ जाती है ह्यूरॉन झील, यहाँ पर आ जाती है इरी झील और इसके बाद आखिरी में आ जाती है ओंटारियो झील। ये 5 झीलें हैं अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। इसमें से ये जो मिशिगन झील है यह पूर्ण रूप से अमेरिका में है। इसमें से जो ये सुपीरियर झील है यह सबसे बड़ी झील है और इसमें जो सबसे छोटी झील है वह इरी झील है। इसमें से सबसे पूर्व में ओंटारियो झील है, सबसे पश्चिम में सुपीरियर झील है। यह मीठे पानी का बहुत बड़ा भंडार है। मीठे पानी का मतलब जो पीने लायक हो। अब यदि हम कनाडा को देखें तो कनाडा में भी कई झीलें आ जाती हैं। यहाँ पर आ जाती है ग्रेट बेयर झील, यहाँ पर उसके बाद आ जाती है ग्रेट स्लैब झील, उसके नीचे आती है अथाबस्ता झील और उसके नीचे आती है विनिपेग झील। ऐसी कई झीलें भी कनाडा में हैं। कनाडा और अमेरिका को यदि हम देखें तो यहाँ पर इतनी सारी जो झीलें हैं, कनाडा की भूमि को देखें तो इसकी भूमि कई जगहों से कटी छटी है। तो इस वाले क्षेत्र में इतनी झीलों का निर्माण आखिर हुआ कैसे? तो अब हम इसको देखते हैं कि इस वाले क्षेत्र में इतनी सारी झीलें कैसे आई और क्यों कनाडा की ये जो भूमि है वह कई जगहों से कटी हुई है, छटी हुई है। तो इसके पीछे के लॉजिक को हम समझते हैं। तो जैसा कि हमें पता है हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है। इसके ऊपर में उत्तरी ध्रुव है, नीचे में दक्षिणी ध्रुव है। और ये जो उत्तरी ध्रुव है और ये जो दक्षिणी ध्रुव है, दोनों ध्रुवों पर क्या जमी है? बर्फ जमी हुई है। कारण क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है इसके बीचों बीच से होकर जाती है विषुवत रेखा, जो इसे हम 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। इसके जस्ट ऊपर से 23.5 डिग्री कर्क रेखा और नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा। ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, इन दोनों ही रेखाओं के मध्य हमारा सूर्य घूमता है। यह ऊपर में मैक्सिमम कर्क रेखा तक जाएगा और नीचे में मकर रेखा तक आ पाता है, जिसके वजह से ये जो उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है वह बहुत तिरछा जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, इसलिए यहाँ पर बर्फ जमती रहती है। लगभग 2 मिलियन साल पहले एक युग था, हिमानी युग, जिसे हम आइस एज भी कहते हैं। इस समय जो ये पृथ्वी है इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में तापमान गिर गया था।
ये वाले जो क्षेत्र हैं यह बर्फ से ढक गए थे, पूरे बर्फ से जम गए थे। तो क्षेत्र जमे थे वह किससे जमे थे? पानी से जमे थे। तो पानी कहाँ से आया? पानी आया समुद्रों में से। तो इससे क्या हुआ? समुद्रों का जल स्तर नीचे चला गया और अब क्या हो रहा है? वैश्विक तापन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे ये बर्फ पिघल रहा है और अब महासागरों का जल स्तर बढ़ रहा है। इससे आपने सुना भी होगा कि कई जैसे आइलैंड हैं वह डूब रहे हैं। ये जो इंडोनेशिया है वह अपनी राजधानी को बदल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके राजधानी के पास में जल स्तर बढ़ रहा है। चाइना में जो मैदानी क्षेत्र है वह भी जल स्तर से बढ़ रहा है। चाइना में ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि उसका भी क्षेत्र काफी डूब रहा है। तो ये पानी आ कहाँ से रहा है? वैश्विक तापन से वजह से ये वाले जो बर्फ है यह अब पिघल रही है। तो 2 मिलियन साल पहले कौन सा युग था? हिमानी युग आया था, जिससे ये जो बर्फ है यह अमेरिका तक आ गई थी। यहाँ पर हम अमेरिका का मैप बनाए तो ये वाले क्षेत्र में यहाँ तक बर्फ आ गई थी। तो अमेरिका के हम मैप को देखें तो यहाँ तक बर्फ आ गई थी। अमेरिका तक को ढक लिया था इस हिमानी युग ने। इसके बाद वैश्विक तापन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई, पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा, जिससे ये बर्फ पिघलने लगी, जिसे हम हिम अपरदन कहते हैं। यह हिम अपरदन एक विशेष प्रकार से होता है। तो अब हम इस हिम अपरदन की घटना को समझते हैं। तो ये जो हिम अपरदन है यह कैसे होता है? मान लो कि यह कोई भूमि है, यह कोई भूमि है और इसमें यहाँ पर ये इस तरीके से यदि बर्फ जम जाती है तो ये बर्फ क्या करती है? जिस एरिया में जमती है उसके अंदर तक इसको जमा देती है। फिर जैसे ही वैश्विक तापन की वजह से ये बर्फ पिघलना चालू हुई, यह बर्फ वापस जाना चालू हुई, तो अपने साथ साथ यह भूमि को भी उखाड़ के ले गई और यहाँ पर गड्ढा छोड़ गई। बाद में जब इसमें पानी भर गया तो यह बन गई झील। इसे हम प्लकिंग एक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये इतनी सारी झीलें हैं, ये जो कनाडा की ये जो भूमि है यह कहीं कहीं से कटी छटी हुई है इतने ज्यादा मात्रा में। तो ये कैसे हुआ? हिम अपरदन के कारण हुआ। ये झीलें कैसी बनी? हिम अपरदन के कारण बनी। क्या ऐसा इसी महाद्वीप में हुआ? नहीं, ये ऐसा इसी महाद्वीप में नहीं हुआ, ऐसा यूरोप में भी हुआ है। यूरोप में भी इनकी हम यदि सीमाओं को देखें तो इनकी भी काफी ज्यादा सीमा कटी छटी है। यहाँ पर एक देश है फिनलैंड, जिसे हम कंट्री ऑफ 1000 लेक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज्यादा मात्रा में झीलें हैं। ऐसा ही रसिया में भी हुआ। रसिया की यदि हम ऊपरी क्षेत्र को देखें तो ये भी उत्तरी ध्रुव के काफी करीब आ जाता है। तो इसकी ये जो ऊपर की सीमाएं हैं ये भी काफी ज्यादा कटी छटी हैं। तो ये कैसे कटी छटी? हिम अपरदन के कारण ही कटी छटी। तो आई होप आप लोगों को झीलों के बारे में समझ में आया होगा कि ये जो कनाडा है और अमेरिका है इसमें इतनी सारी झीलें कैसे बनी। अब हम एक और कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं, प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। ये जो हमारी पृथ्वी की सतह है जिस पर आप और हम खड़े हैं, इसे कहा जाता है स्थल मंडल। ये किसका बना होता है? ये चट्टानों का बना होता है। इन्हीं चट्टानों को हम क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। इसमें कई सारी अलग अलग प्लेटें होती हैं जो आपस में चलती रहती हैं, मूव होती रहती हैं, टकराती रहती हैं। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो ये दबाव, इनका जो आपस में दबाव होता है यह इतना ज़्यादा होता है कि ये आगे चल के मुड़ जाती हैं, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है, जिनसे मोरदार पर्वतों का निर्माण होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। इन्हें हम फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। तो इन्हें 3 नामों से जाना जाता है, एक तो मोरदार पर्वत, वलित पर्वत और फोल्ड माउंटेन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हिमालय। हिमालय कैसे बना? प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ही बना। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो दबाव के कारण यह ऊपर की ओर उठ जाती हैं, जिनसे पर्वतों का निर्माण होता है। ये पर्वत 3 नामों से जाने जाते हैं, मोरदार पर्वत, वलित पर्वत और फोल्ड माउंटेन। तो अब यदि हम नॉर्थ अमेरिका के मैप को देखें, फिजिकल मैप को देखें, तो इसमें कई सारे कलर हैं। इन कलरों में यदि हम समझे तो ये जो हरा कलर है यह दिखाता है मैदानी क्षेत्र को, इसमें जो ये भूरा कलर है यह दिखाता है पहाड़ों को, पर्वतों, और ये जो येलो येलो कलर है यह दिखाता है पठारी क्षेत्र को। तो ये वाला जो क्षेत्र आ जाता है ये कैसा? पर्वतीय क्षेत्र है। तो उत्तरी अमेरिका में क्या हुआ कि इधर से एक प्लेट और ऊपर से इस साइड से एक प्लेट आई, यह प्लेट आपस में टकराई, जिसकी वजह से ये वाला क्षेत्र उठ गया और यहाँ पर कई सारे पर्वतों का निर्माण हुआ। यहाँ पर कुछ प्रमुख पर्वत आ जाते हैं। ये वाला जो किनारे वाला जो पर्वत है, यह जो प्रशांत महासागर के किनारे पर जो पर्वत स्थित है इसे कहा जाता है तटीय पर्वत श्रेणी। उसके बाद बीच में आ जाता है कास्केड पर्वत श्रेणी, उसके बाद इधर पर आ जाता है रॉकी पर्वत, और ऊपर में यहाँ पर आ जाता है अलास्का पर्वत, और इधर पर आ जाता है ब्रूस्क पर्वत। ये कुछ प्रमुख पर्वत आ जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। ये पर्वत कैसे हैं? वलित पर्वत है, मोरदार पर्वत है।
इन पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ? इधर पर से एक प्लेट आई, इधर से एक प्लेट आई, दोनों प्लेटें यहाँ पर टकराई और ये प्लेटें ऊपर उड़ गई, यहाँ पर पर्वतों का निर्माण हो गया। इन प्लेटों के टकराने से और क्या क्या संभावनाएं होती हैं, तो हम संभावनाओं को समझते हैं। यदि जब दो प्लेटें टकराती हैं तो जब वह ऊपर उड़ती हैं तो इनसे पर्वतों का निर्माण होता है। कौन से पर्वतों का निर्माण होता है? वलित पर्वतों का निर्माण होता है। जब दो प्लेटें आपस में जब टकराती हैं और यदि ये टकराव ज़्यादा तेज हुआ तो इसमें से निकलने लग जाती हैं तरंगे। इसमें से तरंगे निकलती हैं और यह इनसे भूकंप आता है। तो इनसे भूकंप भी आता है। और क्या संभावना हो सकती है? जब ये दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और यदि दबाव कुछ ज़्यादा तेज हो जाए, इसमें से एक प्लेट नीचे की ओर मुड़ जाती है। जैसा कि हमें पता है कि ये जो हमारी पृथ्वी है इसके अंदर भरा है लावा, यह अंदर से गर्म है। तो जब ये प्लेटें अंदर की ओर घुस जाती हैं तो यह इस प्लेट को क्या कर देती हैं? पिघला देती हैं, लावा में बदल देती हैं। फिर बाद में यही लावा यहीं से निकलकर ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। तो ये संभावनाएं हो सकती हैं। तो ये जो उत्तरी अमेरिका है, इसके इधर वाले क्षेत्रों में जो पर्वतों का निर्माण हुआ वह कैसे हुआ? प्लेटों के टकराने से पर्वतों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर किस चीज की संभावना रहेगी? भूकंप की संभावना रहेगी और ज्वालामुखी की संभावना रहेगी। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि नॉर्थ अमेरिका में इस दिशा में पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।